आपने वो सिलेबस पढ़ लिया? जी। जो फर्स्ट सेमेस्टर टू फोर्थ सेमेस्टर वही वाला, राइट? वही वाला सेक्शन। कल मैंने पूरा सिलेबस शेयर करा था ना आपको। हम्म। वो हाँ, 51 वही। पेजेस 51 पेजेस का डॉक्यूमेंट है वो। हाँ। देखिए, मैं जब कोई चीज करता हूँ ना तो उसका जी। पूरा जड़ तक जाता हूँ। हम्म। जी। मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आपने कैसे ये मंत्र चिकित्सा वाले सब्जेक्ट को ढूंढ लिया, जी। और बाकी लोग नहीं कर पाए। अब बाकी लोग हम्म। नहीं कर पाए मतलब कि मैं तकरीबन तकरीबन 200-500 साल की बात कर रहा हूँ। इस हम्म। समय की बात नहीं कर रहा हूँ। जी। लास्ट 200-500 years देर इज नो ट्रेस ऑफ मंत्र चिकित्सा एनीवेयर। हम्म। जी। तो मैंने उसको ढूंढा, इसका उसका एक मेन कारण क्या था। मतलब मेरे गुरुजी जो हैं उनको अपने आश्रम के लिए ना एक लाइब्रेरी बनानी थी। जी। उन्होंने मेरे को बोला कि तू ना लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीद ले। हम्म। आई सेड हाउ वुड आई नो। आप मेरे को क्यों ये वाला काम दे रहे हो? मेरे को तो पता नहीं कि लाइब्रेरी में जी। कौन सी बुक लेनी है, रखनी चाहिए। और वो भी हम्म। साधु वाली डोमेन या आयुर्वेद की डोमेन या संस्कृत की डोमेन, धार्मिक डोमेन। तो हम्म। उसका तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ 97 के अराउंड। 97, हाँ, 9 MBA कर चुका था मैं तब तक अपना। जी। बोले देख, बड़ा सिंपल सा है और मैं जानता हूँ तू कर लेगा। करना क्या है कि पूरे प्रोसेस में जब भी कोई किताब देखे हम्म। तो किताब का प्रीफेस पढ़, हम्म। भूमिका या प्रीफेस जिसको कहते हैं, जी। और फिर उसकी इंडेक्स पढ़। तो सबसे पहले तेरे को ये पता चलेगा कि वो किताब लिखने वाले ने किताब क्यों लिखी है। जी। हम्म। और इंडेक्स पढ़ने के बाद पता चलेगा कि उसने क्या क्या स्कोप कवर करा। ठीक है। और उन्होंने पैसे बोले जितने चाहे पैसे ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे बहुत है। तो अब मैं एक जगह बुक स्टोर में जाता, मतलब जहां कहीं भी मैं घूमता, बुक जी। स्टोर में गया, किताब खोली, प्रीफेस पढ़ा, डिटेल पढ़ी, काम की लगी, पैक कर दो। करते हम्म। करते कई सौ किताबों की मैं भूमिका और वो पढ़ गया। जी। तो जब मैंने मंत्र चिकित्सा के बाद मंत्र चिकित्सा पे मेरा अटेंशन गया, हम्म। जैसे ही अटेंशन गया, इमीडिएटली वो जितनी भी किताबें पढ़ी थी, कहाँ कौन हम्म। सी है, उसके सबके कनेक्टिंग पॉइंट्स बाहर आ गए। जी। ठीक है। हम्म। जी। तो मतलब जो मेरा बैकग्राउंड था हम्म। उसमें कोई पहले से पहले सारे होमवर्क कर रहा था, करवा रहा था। हम्म। तो जी। मैंने वो पढ़ रखा था। तो हम्म। जो दूसरा पार्ट था जिसने वो पूरा, मतलब एक तरीके से क्या कहें इसको, कसर पूरी कर दी इस काम की, वो जी। था स्ट्रीम लिखने के बाद जो अंदर की एक्टिविटी थी। हम्म। तो जी। ऐसे करके ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और एक दफे तो क्या हुआ था, मेरे गुरुजी वहां पर आए थे, अमरनाथ जी। जी। तो वहां पे क्या था, जो हमारे यहाँ, हम कश्मीर में रहते थे, श्रीनगर में मेरा एयरटेल में जॉब था, तो उस टाइम पर वो जो हमारी लैंड लेडी थी, वो मतलब तकरीबन 5,000 गज का एक बंगला था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे हम रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे लैंड लेडी रहती थी, तो दो लैंड लेडी थी। तो जो बड़ी वाली आपा थी वो भी 90 साल के करीब की थी, बट चलती फिरती फिट रहती थी। शी हम्म। वॉज अ प्योर वेजिटेरियन। तो हम्म। अनलाइक नॉर्मल मुस्लिम्स जो नॉन वेजिटेरियन वाले होते हैं, तो वो एक दिन आपा ने आरती को बोला कि मेरे को ना दरवाजे के बाहर जो है एक सफेद कपड़ों में एक साया दिखा है। तो तुम एक काम जी। करना, वहां पर जो है वो अमरनाथ जी में कुछ वो भिजवा देना, प्रसाद वगैरह भिजवा देना, कोई जा रहा हो तो उसके तौर पे। अब वो वहां पे हम्म। मुस्लिम्स में रिचुअल होता होगा कि जब भी कभी कोई बहुत अच्छी सी चीज सपने में देखो तो हम्म। आपको जो है वो अमरनाथ हम्म। जी कुछ भिजवाना चाहिए। तो अमरनाथ जी को वो सारे लोग जो है लोकल डाइटी मानते हैं। हम्म। तो आरती
को पता नहीं क्या समझ में आया, उसने कहा कि वो आपा कहनी थी यहाँ पे कोई भूत प्रेत टाइप का था सफेद उसके तौर पे। मैंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कहीं रहूं और वहां पे भूत प्रेत भी बढ़े रहे तो फिर मेरे को कैसे वो आएगा। हम्म। मैंने पूछा आपा से क्या हो गया, ये बेटा जी आपकी बीवी है एकदम बेवकूफ। मैं क्या हो गया? बोले मैंने उसको बोला कि रात को मुझे सपने में एक फकीर दिखे, उन्होंने हम्म। सारे सफेद कपड़े पहन रखे थे, उनकी दाढ़ी बिल्कुल सफेद थी। और तो मैंने इसको बताया कि ये बड़ा शुभ संकेत हो, और वो बोले दरवाजे पे खड़े थे तुम्हारे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर के। तो मैंने उनको देखा, तो मैंने पूछा आप यहाँ पर कैसे हैं? बोले मैं इनको मिलने आया हूँ। हम्म। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अब ये बड़ा शुभ संकेत है कि किसी के घर में कोई फकीर आता है इस तरीके का, मतलब जी। सफेद जैसे कपड़े, तो ये हम इसको बहुत शुभ संकेत मानते हैं। तो जब कभी कोई हम्म। शुभ संकेत दिखने को मिलता है तो वो किसी भी धार्मिक स्थल पे कुछ ना कुछ भिजवाना चाहिए। जी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा, एकदम से मुझे कुछ स्ट्राइक करा। मैं उन दिनों क्या था कि हम हम्म। अपने गुरुजी के पक्के वाले चेले थे, जी। तो मैं उनका फोटो भी अपने पर्स में रखता था। तो हम्म। मैंने बोला, पर्स एकदम से मुझे कुछ स्ट्राइक करा, तो मैंने वो पर्स खोला और मैंने कहा आपको ये दिखे थे? तो वो मेरे गुरुजी का हम्म। फोटो था। अब वो देख हम्म। के शी वॉज डेड स्टन्ड। बोले हाँ यही तो थे जो मैंने हम्म। रात को सपने में देखे। मैंने कहा हाँ ये मेरे गुरुजी हैं, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं इस टाइप का कभी कभी। है ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उनको फोन करा, तो मैंने कहा आप क्या इधर आने का प्रोग्राम बना रहे हैं? बोले हाँ मैं सोच तो रहा था कि तेरा आऊं जरा अमरनाथ जी देख कर आऊं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कब आना है? तो उन्होंने टाइम और वो बता दिया कि इस डेट को आना है। तो मैंने उनके टिकट्स कराए, फिर मम्मी डैडी और मेरी बुआ जी उन सबके टिकट्स कराए, और फिर वो लोग कश्मीर आए। जी। वो लेडी शी वॉज डेड स्टन्ड कि भाई जो व्यक्ति सपने में दिख रहा है वो रियल में भी दिख सकता है इस तरीके के हिसाब से। लेकिन वहां से जी। मुझे लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन मिला था। स्पिरिचुअलिटी हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। हम्म। हमारे जितने भी विचार हैं वो जितने भी एडमेंट हो जाते हैं, वो जी। एडमेंसी की वजह से हम अपने आप को धर्म विरुद्ध कर लेते हैं। हम्म। तो जब हम अपने आप को धर्म विरुद्ध करते हैं तो हम बाकी धर्मों में जन्म लेते हैं, हिंदू धर्म में जन्म नहीं लेते। परपेचुअल धर्म हिंदू धर्म के तौर पर हो गया। तो जी। आप ऐसा मान लो कि एक लंबा समय तक का ऐसा काल जिसमें कि लोग अपने धार्मिक रीति कुरीति जो भी कुछ उसको कहो उससे खुश ना होने की वजह से उन्होंने हम्म। धर्म छोड़ने का निर्णय करा। तो जब हम्म। उन्होंने धर्म छोड़ने का निर्णय करा तो दूसरे जगह पर उनका जन्म हो गया, दूसरे धर्मों में जन्म हो गया। अदरवाइज हम्म। टोटल अगर इटर्निटी को हम मान रहे हैं और वो इस ईश्वर ने बनाई है, हम्म। तो इससे जो पार्ट समझ में आता है वो ये आता है कि आज की तारीख में हिंदू धर्म के अंदर जो शूद्र या उससे भी निकृष्ट कोटि का माना जाएगा, हम्म। वो भी बाकी धर्मों के सबसे समृद्ध लोगों से ऊपर है। हम्म। जी। क्योंकि उसकी लाइफ में कोई सी भी प्रॉब्लम आई, खराब आया, उसके मन में ये वाला थॉट नहीं आया कि मैं धर्म ही छोड़ देता हूं। धर्म छोड़ना मतलब ईश्वर को ही छोड़ देता हूं। हम्म। बहुत सारी जगह देखते हैं ना, बच्चे पेरेंट्स से लड़ाई कर लेते हैं, पेरेंट्स को डिसोन कर देते हैं, जिस टाइम पे उन्हें सबसे ज्यादा बच्चों की जरूरत होती है वो कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं। तो हम्म। ऐसा वाला सिचुएशन में भी जहां पर कि कोई किसी से अलग हो और अलग होने के बाद ये इच्छा ही ना करे कि मुझे इसको देखना भी नहीं है, हम्म। जी। वो लोग बाकी धर्मों में जन्म लेते हैं। जी। ठीक है ना? तो खैर उसके बाद गुरुजी वहां पर अमरनाथ जी गए, फिर जब चलने लगे बोले मैंने एक दवाई बनाई है सोमरस से, लिख लीजिए ये टर्म, आपको बड़ा काम आएगी। एक होता है हम्म। सोमवल्ली। सोमवल्ली एक लता होती है, हम्म। उसके रस को आयुर्वेद की कुछ औषधियों में मिला के खाने से बुद्धि तेज हो जाती है। जी। और वो किसी भी तरीके का एल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, एडीएचडी, कैसा भी बीमारी हो उसको वो ठीक कर देता है। जी। तो बोले मैं
उधर तमिलनाडु केरला रहा भी कुछ टाइम। तो हम्म वहां पर मेरे को ये औषधि मिली और मैंने इसकी ये दवाई तैयार करी है। अब क्योंकि औषधि बहुत थोड़ी सी मिली थी, तो इसलिए जो तैयार हुआ है वो बहुत है तो जबरदस्त, लेकिन मेरे पे कम मात्रा है। तो मैंने सोचा किसको खिलाऊं, तो तेरे को खिला देता हूँ, ये वाला पार्ट मेरे मन में आया। तो हम्म जब आए तो उन्होंने मुझे गोलियां दे दी। अब वो गोली मैंने खाई, 30-40 गोलियां खाई मुश्किल से। उसके बाद मेरे फादर को पैरालिसिस स्ट्रोक हो गया, और इतना सीवियर हुआ कि वो लिखना पढ़ना तक भूल गए। तो मैंने भी तकरीबन हम्म, 1.5 महीने तक जॉब छोड़ के घर पे ही बैठा रहा। जी तो उस टाइम पर एकदम से मुझे स्ट्राइक करा कि जब ये किसी भी तरीके के मानसिक रोग को ठीक कर सकती है, तो पैरालिसिस को भी ठीक कर सकती है। तो मैंने वो दवाई जो है, जो उन्होंने मेरे लिए दी थी, और मैंने मतलब 100 या 120 गोलियां थी, तो शायद 40-50 मैंने खाई होगी। तो वो 60-70 गोलियां जो थी वो मैंने मेरे फादर को खिला दी। जब उनको खिला दी तो मेरे फादर का पैरालिसिस बिल्कुल ठीक हो गया। वो जबकि जी उनके ऐसा स्थिति क्या थी कि वो बोल भी नहीं ढंग से पाते थे, ऐसे करके जो है मुंह, टंग ट्विस्ट हम्म हो गई, सारा कुछ जितना था। हम्म तो वो सोमरस जो था, हम्म उस औषधि ने मेरी बुद्धि को तेज कर दिया। तो एक तो मेरे सरकमस्टांसेस हो गए, हम्म, ठीक है ना। जी जी एक मेरा सीड हो गया कि मैं कुछ करने के लिए ही पैदा हुआ। तो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कुछ यूनिक चीजें थी, जैसे जी बृहस्पति राहु, स्वग्रही बृहस्पति और राहु साथ साथ पड़ा हुआ है थर्ड हाउस के अंदर ही। तो थर्ड हम्म हाउस पराक्रम के लिए होता है। वहां हम्म पे स्वग्रही बृहस्पति बैठा हुआ है, तो धर्म को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो जिसको सब हम्म लोग गुरु चांडाल योग कहते हैं। हम्म तो वो बृहस्पति जो है वो 9th हाउस को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो वो हम्म एक यूनिक पार्ट हो गया। फिर जो दूसरा पार्ट था उसके साथ में, वो राहु बैठा था। राहु हम्म जो है वो छिपे हुए ज्ञान के लिए आता है। हम्म, जी तो बृहस्पति राहु जब साथ साथ हो गए, तो हर वो चीज जो छिपी हुई थी हम्म वो प्रकट होनी मेरे को शुरू हो गई। हम्म अब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जब मेरे गुरुजी से मैं बात कर रहा था, तो बोले हम्म तू दुर्गा सप्तशती पढ़ता क्यों नहीं है। मैं, गुरुजी हम्म पढ़ने का फायदा नहीं, मैंने पढ़ी थी, उसमें हर जगह लिखा हुआ है, ये इसको मत बताना, ये उसको मत बताना। हम्म तो मैंने, अब कोई चीज पढ़ो तो किसी को तो बताओगे ही। अब अगर हम्म बतानी ही नहीं है तो पढ़ने की जरूरत भी क्या है। हम्म, नहीं नहीं, मैं तुझे अलाउ करता हूँ, तू जो पढ़ेगा। तो तो मैंने क्या करा, उनसे एक तरीके से इनडायरेक्ट परमिशन ले ली जी कि ये जो मैं पढ़ूंगा, हम्म ये मैं सबको बताऊंगा, वरना मुझे पढ़ना ही नहीं है। हम्म ठीक है। अब जी पढ़ूंगा तो जी समझूंगा, जब समझूंगा तो क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन किससे करूंगा? गुरुजी से करूंगा। जब गुरुजी हम्म नहीं थे तो इनर वॉइस से क्वेश्चन करा। ऐसे करके वो पूरा सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनाया। हम्म ठीक है। अब उस जी स्ट्रक्चर पे आते हैं कि जब मैं ये काम कर रहा हूं, तो मैंने लिखा श्रीम। ऐसे कन्वेंशनली श्रीम लिखा जाता है, सब जगह ऐसे ही लिखा जाता है। जी लेकिन मैंने कहा कि ये शहद वाला शाह नहीं है, षटकोण का शाह है। तो जी षटकोण का शाह मानकर इसकी प्रक्रिया बन गई ऐसी। हम्म हम्म ठीक है। हम्म फिर अब ये श्रीम यही वाला श्रीम है, या इसको भी लिखेंगे तो ये भी प्रोनाउंसिएशन सेम ही होगा। हम्म, मेरे जी पास श आ गया, श आ गया और क्ष आ गया। जी तो अब ये वाला है सही श्रीम या ये वाला सही श्रीम है, ये कैसे चेक होगा? हम्म फिर मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ये वाला पार्ट हम्म आ गया। हम्म फिर उसके बाद मैंने कहा कि श्रीम मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। हम्म, प्रोनाउंसिएशन हर जगह श्रीम ही है। हाँ जी हम जहां भी जो बात कर रहे जी हैं, हाँ में सब कुछ श्रीम है। हाँ अब हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा थी, गुरु जी बोलते थे और शिष्य सुनता था। अब हम्म गुरु जी अगर बिहारी हैं जी और चेला तमिलनाडु का है, तो वो स हम्म को श, श को स करा ही सकता है ना। हाँ जी
हाँ। मूल प्रक्रिया थी, या चेला जो है वो पंजाबी है और गुरुजी जो है गुजराती हैं, तो भी सो लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंस से मंत्र चेंज हो रहा है। हम्म। जी। तो जब मैंने इस आधार पे देखा तो मैंने ये दूसरा फॉर्म बनाया, फिर अगेन हम्म। वही श या श। हम्म। ये बहुत, तो ये तो था ही नहीं, ये मुझे कंफर्म था। शहद वाला शाह तो अप्लाई नहीं होता, स्ट्रक्चरली हम्म। गलत है, लॉजिकली हम्म। गलत है। हम्म। जी। ठीक है ना, तो किसी हम्म। ने हमारे उसमें छेड़छाड़ करी, ये तो 100% क्लियर है, क्योंकि हम्म। इन दोनों को छोड़ के इसको लेने हम्म। का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कहीं से कोई। भाई हम शिव को, हम्म। आयुर्वेद जो है वो शिव को वीर्य स्वरूप मानता है। हम्म। संस्कृत अल्फाबेट में वीर्य स्वरूप षटकोण का शाही है। तो ये तो हम्म। बेसिक लॉजिक हो गया हाँ। कि ये गलत हो ही नहीं सकता। तो अब हम्म। शाह है या शाह है, इसके ऊपर डिबेट आ गई। जब हम्म। शाह और शाह पे जी। डिबेट आई तो मैंने कहा शाह से लिखूंगा तो ऐसे बनेगा, अक्षरा शाह से लिखूंगा हम्म। ऐसे। तो मैंने दोनों को कंबाइंड करके ऐसे लिख दिया। हम्म। प्रोनाउंसिएशन सब जगह श्री में है। हाँ। जी। अब ये दूसरा तरीका हो गया, एक तरीका ये हो गया लिखने का, एक तरीका ये हो गया लिखने का। फिर हम्म। मैंने र की मात्रा ऊपर भी लगाई, हम्म। तो ये वाला श्रीम ऐसा बन गया या ऐसा हम्म। बन गया। हम्म। फिर मैंने इसको कंबाइंड कर दिया, ये वाला रख दिया। हम्म। अगेन इन द सेम प्रोसेस, र ऊपर रख दिया, र को हम्म। रिप्लेस कर दिया, श को हम्म। कंबाइंड फॉर्म है। तो जब आप एनर्जी देखेंगे तो आपको इससे ज्यादा एनर्जी इसमें हम्म। मिलेगी, जी। इससे ज्यादा एनर्जी इसमें मिलेगी। आप स्कैन जी। कर, स्कैन करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आंख बंद कर लीजिए जी। और इस स्लाइड को देखिए और रिक्वेस्ट करिए जो जी। सबसे ज्यादा दो वाइब्रेटिंग स्ट्रीम हैं हम्म। वो इतने जगमगाएं कि वो हम्म। आपको बंद आंखों से भी पता चले। जी। आंखें बंद करिए, अपनी सोल सीट पे जाइए, रिक्वेस्ट करिए कि मैं श्रीम को जानना चाहती हूँ, इसमें जो सबसे ज्यादा कलरफुल वाइब्रेंट, जो मेरे अंदर का एक वास्तविकता से मुझे कनेक्ट कर रहा है, उस डिवाइन श्रीम की एनर्जी इतनी बढ़े कि मुझे वो बंद आंखों से भी पता चले। तो मुझे षटकोण का मतलब दिखाई दे रहा है। षटकोण का शाह तो दिखेगा ही दिखेगा, वो शहद वाला शाह तो बैठेगा ही नहीं। अब ये षटकोण का शाह जो है ये कंबाइन हो गया। अब ये लास्ट लाइन जो है इसमें अपनी अटेंशन को लेकर जाइए।
जिसमें ऊपर में और नीचे में दोनों में र की मात्रा है, उसमें वही दिखाई दे रहा है। ये वाला हो गया ना। हाँ तो ये मेरा मतलब है। जी। ठीक है। तो मेरा जी लेकिन सर वो र की मात्रा जो एंड में है वो दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब आप जो बोले कि इससे ज्यादा एनर्जी इसमें होगा। सेकंड एंड फोर्थ, आई एम सेइंग अबाउट द फोर्थ। अच्छा, तो इसको जब आप देखेंगे ना, इस वाले पार्ट हम्म। को। वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन। हाँ, तो इस वाले पार्ट को जब आपको देखना है तो इसको बोलिए कि वो जो हम्म। कुंडलिनी के साथ में राइजिंग है, जी। क्या वो इससे होती है? सर एक मतलब लॉन्ग स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई दे रहा है। कुंडलिनी स्ट्रेट लाइन ही होती है ना, मोटी मोटी। जी। आप आप कोई भी शेप लेके चलेंगे तो वो होगी तो एक लंबी स्ट्रेट लाइन ही ना। जी। कुंडलिनी एक्टिवेट करने के लिए इस बीज मंत्र का प्रयोग होता है, उसमें इसका नहीं होता। हम्म। जी। या तो इसका होगा या फिर इसका होगा। हम्म। इस वाले बीज मंत्र जिसको मैंने लिखा है, इसको देखिए जरा। इसको क्या रिक्वेस्ट देना है? कुछ नहीं, इसको बस यही पूछना है कि क्या कुंडलिनी राइजिंग इससे होती है। अगर होती है तो इसकी वाइब्रेशन अपने आप ही पता चल जाए, इन दोनों को ही ऐसे कंबाइंड फॉर्म। सर एक बॉटम डाउन ट्रायंगल दिख रहा है। हाँ, बॉटम डाउन ट्रायंगल ठीक दिख रहा है आपको, बिकॉज ये मूलाधार चक्र में जाती है। मूलाधार मतलब ट्रायंगल आपको इसलिए दिखा है बिकॉज जी। मूलाधार चक्र जो है वो अकेला ऐसा चक्र है जो आपकी हम्म। कॉजल बॉडी, सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी तीनों को बांधता है। जी। तो हम्म। मूलाधार चक्र का जो ट्रायंगल दिखने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है। हम जब अल्फाबेट्स लगाते हैं, एक सेकेंड। हम्म।
हम जैसे, मैं कॉजल बॉडी की बात करूंगा तो उसके अल्फाबेट्स हैं म, श, क्ष, त, ल। हम्म। सहस्त्रार जी। चक्र बंद, हम्म। सहस्त्रार चक्र, लंबिकाग्र चक्र, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र। जी। ठीक है, तो ये पांच चक्र, पांच एलिमेंट हो गए। और ये हम्म। जो है अब जब मैं सटल बॉडी को देखूंगा तो मैं सटल बॉडी में कौन कौन से चक्रास को देखूंगा? श, त, हम्म। ल, ह, य। हम्म। और जब मैं ग्रॉस बॉडी को देखूंगा तो मेरे को चक्र हम्म। कौन से दिखेंगे? ल, ह, हम्म। य, र, व। तो ये तीनों में कॉमन है, इसलिए वो आपको ट्रायंगल पता चल रहा है। हम्म। आप जी। अपने सोल सीट पे जैसे जैसे कम्युनिकेट करते जाएंगे वैसे वैसे वहां पर क्लैरिटी आएगी। अब जैसे मैंने आपको दो बार बोला कि आप नॉर्मल जैसे स्कैन करते हैं वैसे ना करके अपनी सोल हम्म। सीट से बात करने की कोशिश करिए। हम्म। जी। तो जो आपको अंदर की आवाज सुननी है या उसका जो अभ्यास है वो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। मुझे भी ये कोई नहीं बताता, ये कहीं लिखा ही नहीं है। जी। हम्म। पांच एलिमेंट हमारी ग्रॉस बॉडी में होते हैं, ये सब जगह लिखा है। लेकिन सटल जी। बॉडी में कितने एलिमेंट होते हैं, कॉजल बॉडी में कितने एलिमेंट होते हैं, ये कहीं लिखा ही नहीं है। हम्म। हम्म। अब मैं आपको एक हम्म। एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ मंत्रों को क्या बोला है? शब्दों का उच्चारण बोला है। श, व, द। ठीक है, हम्म। दुनिया के जितने भी धर्म है वो सब यही वाली बात कर रहे हैं। हम्म। मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने इसको आइडेंटिफाई करा, ब नहीं हो सकता, व होगा और द होगा। टर्म ये होगी। हम्म। अब ये टर्म जी। सही है, ये तो ठीक है। लेकिन कायदेसर हमारी जो डिक्शनरी है संस्कृत की उसमें ये टर्म होनी तो चाहिए। इसमें जी। मैंने कोई, भाई डिक्शनरी का मतलब ही जो भी अल्फाबेट्स बने हैं तो उसके तौर पे वो डिक्शनरी के जी। अंदर ये वर्ड है ही नहीं। हम्म। नॉर्मल जी। टर्म है, जैसे हम पढ़ते हैं ब्रह्म। हम्म। मतलब हमारा ट्रेडिशनल विजडम प्रैक्टिस में ये सबसे आ लिखा है, मैंने उसको लिखा इस तरीके से। फिर मैंने मेरी करेक्शन करी, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। तो ब्रह्म ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मेरे हिसाब से ऐसे लिखा जाएगा। ये मेरा पार्ट हम्म। था। लेकिन ये टर्म डिक्शनरी में होना तो चाहिए, डिक्शनरी में नहीं जी। था। हम्म। शक्ति लिखा हुआ है टर्म, मैंने उसको शक्ति कर दिया। जी। तो जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो वहां पर क्या जी। लिखा हुआ है? सप्तशती। हम्म। जी। तो जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा भाई ये श बैठ ही नहीं रहा। मैं वहां पर उसको टर्म को कैसे देखूंगा? तो मैंने उसको जो है सप्तशती देखा। सती लिखने जी। का ये तरीका होता है। हम्म। तो अब मैं उसको जब बनाता गया तो सप्त तो हम्म। चलो आप इस तरह से लिख भी सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो इस जी। थोड़ी देर अगर सप्त, हमारे पूरे उसमें दुर्गा सप्तशती के अंदर जी। उसका नाम सप्तशती क्यों है? क्योंकि उसमें सात सती का डिस्क्रिप्शन है। अब वो सात सती का डिस्क्रिप्शन है या हम्म। सप्त शक्ति का डिस्क्रिप्शन है, हम्म। या वो सप्त शक्ति जो है उसके लिखने का तरीका ऐसा है। हम्म। जब आप उसको सप्त शक्ति बोलते हैं तो इट हम्म। बिकम्स वेरी वाइब्रेंट। हम्म। जी। सात सब सब शक्तियां कौन कौन सी हैं? महालक्ष्मी, महासती, या महाकाली, जो भी हम बोलते हैं, महासरस्वती,
लक्ष्मी, काली, सती, सरस्वती और चौथी वागीश्वरी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 शक्तियां हैं जो प्रिंसिपली दुर्गा सप्तशती के अंदर हैं। जी। ये इटरनल है, मतलब ये कभी भी खत्म नहीं हुई। जी। जब भी कभी प्रकट हुई, 7 एक साथ प्रकट हुई। हम्म। अब आपकी एक अपना थ्योरी और अप्रोच हो गई कि आप बोलोगे भाई सबसे पहले महालक्ष्मी हुई, महालक्ष्मी ने महासती और माँ सरस्वती को उत्पन्न करा। उनके बाद में उन्होंने इन तीनों ने मिलकर उसके बाद लक्ष्मी, काली, सरस्वती, वागीश्वरी इनको उत्पन्न करा। तो जी। जब हमें महालक्ष्मी की उत्पत्ति के बारे में नहीं पता, तो हम इनकी हम्म। उत्पत्ति कैसे जाने? सो इट इज ए थ्योरेटिकल मॉडल। वो जी। जी। थ्योरेटिकल मॉडल में एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है। बट जी। टर्म ओरिजिनेट कहाँ से होगा? मैं जब बोलूंगा कि दुर्गा सप्तशती, उसका क्या मतलब है? हम्म। तो अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो और हम्म। लगातार पढ़ रहे हो 50 साल से, और आप उसके बेसिक किसी भी प्रोसेस पे क्वेश्चन ही नहीं करते, तो हम्म। कोई आपको कैसे बताएगा कि मैं ये नहीं ये हूं? जब क्वेश्चन करोगे तभी तो पता चलेगा। और क्वेश्चन कब हम्म। होगा? जब आप हम्म। उसको केवल रिचुअल ना मानकर, हम्म। छोटा बच्चा होता है, वो अपनी हम्म। मम्मी से हर चीज पूछता है। अच्छा, अब हम्म। पहले तो वो बोल ही नहीं सकता, धीरे धीरे वो बोलना सीखता है। तो आप हम्म। तो इसी बात पे खुश हो कि देखो ये बोलना सीख गया, बोल रहा है। जी। बट जब हम्म। उसका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर परिपक्व होता है, मतलब जब बच्चा आपका 7 साल का होगा, तब उसकी हम्म। बुद्धि परिपक्व हो जाती है। तो जी। 4 से लेकर 7 साल के बीच में वो अपने क्वेश्चंस पूछता है। हम्म। जी। मतलब वो टाइम किसी भी मदर के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का होता है। और जहां पर वर्किंग वुमेन होती हैं, हम्म। वहां पर वो एलिमेंट जागृति नहीं होता। हम्म। कोई महिला पढ़ लिख के ये कहती है कि जी मैं तो जॉब करूंगी, हम्म। जॉब करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप जॉब करेंगे तो वो जो बच्चा, जिसकी भाषा, जिसकी पूरी प्रक्रिया जागृत हो रही है, उसके क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो कर लो जॉब, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम्म। कहीं ना कुछ तो सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो सर्वाइवल के तौर जी। पे। बट अगर हम्म। आप अपने शौक के लिए जॉब कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जब बच्चे की भाषा परिपक्व होती है, तब वो प्रश्न करता है। जी। प्रश्न कब करेगा? जब बुद्धि परिपक्व होगी। बुद्धि परिपक्व जब हो जाती है, तो उस टाइम पर उसकी अटेंशन जहां जहां जाती है, वो हर चीज पे प्रश्न करता है। हम्म। जी। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मिस आउट हो जाते हैं। इसलिए आप वर्किंग वुमेन में कभी भी ट्रेंड देखेंगे, जी। वो बच्चे जो हैं वो इनसिक्योर मिलेंगे आपको। वो कभी सिक्योर नहीं मिलेंगे। जी। हम्म। आप रैंडमली कहीं भी देखिएगा, जो नॉन वर्किंग मदर्स हैं और जो वर्किंग मदर्स हैं, उसमें जो जी। सबसे बड़ा डिफरेंस है, हम्म। वो एक्सपोजर लेवल्स का है। जी। एक्सपोजर लेवल्स जैसे ही बढ़ते हैं, फियर ट्रिगर हो जाता है। तो आप एक तरफ से ये तो कह सकते हैं कि वो बच्चे जो हैं पैम्पर्ड ज्यादा होंगे जिनकी मदर्स नॉन वर्किंग है। जी। लेकिन पैम्पर होना कोई गलत हैबिट नहीं है। मदर अगर इलिटरेट है तो प्रॉब्लम है, बट अगर मदर अवेलेबल नहीं है तो वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम्म। हमारे यहाँ लोगों ने देखा कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना सर्वाइवल या अपनी नेक्स्ट जनरेशन। तो जी। उन्होंने इस बात का चुनाव करा कि महिलाएं जो हैं वो घर के काम संभालेंगे, पुरुष जो हैं वो बाहर के काम संभालेंगे।
और जहां जहां उनको आवश्यकता पड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल खेती करनी है, तो खेती हम्म, में महिला भी पार्टिसिपेट करती थी, हम्म, बच्चे भी वहीं पर ही होते थे। तो जो गांव देहात में जो प्रोसेस था, वो वहां पर ये क्वेश्चन था ही नहीं कि ये महिला ने पढ़ाई नहीं करी या पढ़ाई हम्म, करी इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। बट वो कभी भी केवल खाने पीने से रिलेटेड नहीं था कि घर के काम कौन करेगा। ये हमारे यहाँ कभी भी प्रश्न नहीं था जी, कि हम्म, आप झाड़ू पोंछा बर्तन और घर के काम करेंगे, खाना पकाएंगे, ये आपका काम है, ये कभी भी नहीं था। ये तो जितना हम्म, भी फॉरेन इन्वेजन हो रहा है वो इस तरीके की नॉनसेंस को ऐड कर रहा है। हम्म, जी, और मीडिया जो कुछ दिखा बता रहा है, आदमी उसी को ही हम्म, देख रहा है, समझ रहा है, ज्यादा अपना दिमाग जी, लगा ही नहीं रहा। हम्म, मेनली जितनी भी जगह मैंने बच्चे इस हिसाब से देखे जहां नॉन वर्किंग मदर्स थी, वो बच्चे हम्म, ज्यादा स्टेबल थे। जी, हम्म, आप कहीं भी वर्किंग मदर्स में डाइवोर्स का पैटर्न देखिए। हम्म, जहां पर वर्किंग मदर्स है और वो दोनों जने अलग अलग हो रहे हैं, तो जब अलग हम्म, अलग होते हैं तो बच्चे भी किसके साथ रहेंगे किसके साथ नहीं रहेंगे। हम्म, मेजॉरिटी लड़के जो हैं वो फादर के पास जा रहे हैं, लड़कियां जो हैं वो मदर के पास जा रही हैं। हम्म, उसका क्या रीजन है? बेटा जो है वो ये देख रहा है कि कल को पैसे कौन देगा, हम्म, मेरे सपने, मेरी अपनी एस्पिरेशन। क्योंकि रिलेशनशिप्स में तो अब उसको इंटरेस्ट रहा ही नहीं। जी, हम्म, भाई जब आपका डाइवोर्स हो रहा है तो रिलेशनशिप में तो इंटरेस्ट खत्म हो गया, कि जब पेरेंट्स जी, ही अलग हो गए हम्म, तो क्या चीज चलेगी। तो वो कह रहा है कि अब लाइफ को सिर्फ ऐश करनी है, ऐश करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे कौन दे रहा है, बाप दे रहा है या माँ दे रही है। हम्म, जो भी देगा जी, उसके साथ रहेगा। हम्म, जी, तो आपने सोसाइटी का प्रेजेंट अपने शौक के लिए बर्बाद कर दिया। एक एक व्यक्ति के थॉट खराब होना मतलब एक फैमिली या हम्म, आने वाली फैमिली सब हम्म, खराब होता चला जाता है। जी, मैं मेरी बात समझा पाया? जी, जी, तो जब कभी ये सारी एक्टिविटीज होती हैं तो इसके डीपर पर्सपेक्टिव बहुत सारे होते हैं, हमें समझ में नहीं आता। इसलिए हर ऑप्शन को जब आप टटोलें, उसको हम्म, प्रश्न कर करके उसकी वैलिडेशन को चेक करें। रियल टाइम जी, में वो हर जगह, मतलब मान लीजिए मैं कोई चीज बोल रहा हूं, मेरे बोलने हम्म, का क्या वैल्यू है? कोई मैं हम्म, धर्म का वो तो हूं नहीं ठेकेदार कि मैं जो बोलूंगा वो चीज है। मैं तो हम्म, सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप एक पर्सपेक्टिव को नेचर में होता हुआ देखिए। हम्म, जी, टेक एग्जाम्पल ऑफ लंदन, हम्म, टेक एग्जाम्पल ऑफ अमेरिका। उनका फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हुआ हम्म, तो पूरा देश खत्म होने की कगार पर आ गया। हम्म, हम्म, साधारण तौर पे वहां पर लड़कियां जो शादी कर रही हैं वो 30-35 साल की एज में कर रही हैं। हम्म, दे आर लुकिंग फॉर ओनली करियर। क्यों? क्योंकि उनको यही पता है हम्म, और कोई चीज पता ही नहीं है। जी, कल का विश्वास खत्म हो गया, इसलिए जो है साल में जैसे ही उनके पास पैसे इकट्ठे हुए वो घूमने फिरने के लिए निकल गए, बोले जो कुछ करना है आज कर लो, कल का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम्म, फैमिली खत्म हो गई तो फ्यूचर के प्रति हम्म, हम्म, फियर ही खत्म हो गया। जी, इसलिए यूएस का जब ट्रम्प ने लास्ट टाइम इलेक्शन जीता था तो उसने इन मेडिकल इंश्योरेंस को जो है बेस बनाया था। हम्म, मेडिकल इंश्योरेंस मतलब जितने भी बुजुर्ग थे मुझे वोट दो, मैं तुम्हारी मेडिकल इंश्योरेंस चालू कर दूंगा। मेडिकल जी, इंश्योरेंस का मतलब फ्यूचर एक्सपेंस। हम्म, जी, मैंने पैसे जोड़े ही नहीं है तो मैं मेरा इलाज कैसे कराऊंगा? हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है, अगर बाप के पास पैसे नहीं है तो बेटा पैसे देगा। हम्म, हम्म, ये कभी नहीं होगा कि माँ बाप का इलाज ही ना हो। हम्म, वहां पर तो जी, इलाज ही नहीं हो रहा, और इलाज इतना महंगा है कि डॉक्टर हम्म, का अपॉइंटमेंट मिलने में 2-2 साल लग जाते हैं। जी,
तो देश खत्म हो रहा है। आप आने वाले टाइम में देखिएगा कि जिस तरह से रशिया का जो बहुत बड़ा देश था उसके अलग अलग पार्ट्स में बट गया था, ऐसा ही यूएस के साथ में भी होगा, अलग अलग पार्ट में स्प्लिट आएगा। यूके जो है वो ऑस्ट्रेलिया को गवर्न करता है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जब तक दिख रहा है तब तक साथ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि साइक्लिकल प्रोसेस है। हम्म एक चक्र है जो चलता है। तो हम्म जब आप चक्र चलता है और उस चक्र को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे, चक्र तो अपना चल ही रहा है अपनी गति से। हम्म हम्म पहले ये छोटे छोटे पॉकेट्स में देश थे। यूके हम्म अलग, मतलब यूके तो टर्म बाद में आई है, इंग्लैंड अलग था, आयरिश अलग थे, ऐसे करके वो सारे अलग अलग देश थे। आज भी अलग अलग है, लेकिन उन्होंने टर्म यूज कर लिया यूनाइटेड किंगडम। हम्म फिर वो पूरा यूरोप जो था वो उसी के गवर्नेंस वाली बात थी, पूरा यूरोप हम्म अलग कर दिया उन्होंने, ब्रेक्सिट आ गया। हम्म तो साइक्लिकल प्रोसेस था ना। पहले हम्म भारत में एक बड़ा राज्य था, भारत को तोड़ा गया, उसके छोटे छोटे राज्य बनाए गए। थोड़े टाइम बाद हम्म आप देखेंगे वो छोटे छोटे राज्य वापस एक बड़ा भारत बनेगा। उसी तरह से जो छोटे छोटे टुकड़े में था, थोड़ी देर के लिए बड़ा बना, वो फिर वापस छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा। हम्म तो चक्र अपनी तरह से चल रहा है। आप उस चक्र को चक्र की तरह से देखेंगे तब, जब आप एक एक एलिमेंट पे अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे और उस पे अपना क्वेश्चन करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है ना, जो किताब आप 50 साल से पढ़ रहे हो, वो दुर्गा हम्म सप्तशती है या सप्त शक्ति है या सप्त हम्म सती है, उसमें क्या हम्म अल्फाबेट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वही तो, वहीं से तो स्टार्टिंग होगी ना। जी। जब आप अपने क्वेश्चंस को एक छोटे बच्चे की तरीके से करते हैं, छोटा बच्चा क्या हम्म, करता है, हर चीज पे क्वेश्चन पूछता है। माँ ये जी। कैसे होगा, माँ ये कैसे है। हमारे यहाँ भी जो, मतलब अनिरुद्ध जब छोटा था वो बहुत लेट बोलना शुरू करा था। तो हम हम्म हरिद्वार गए, तो हरिद्वार में वो गंगा स्नान करवाया उसको। जब गंगा स्नान कराया, पानी था ठंडा, तो कहता है, मम्मा ये पानी में बर्फ कौन घोलता है? नदी के पानी में बर्फ कौन मिला देता है? तो हम्म ऐसे करके जो है, हम हम्म लोग मतलब बहुत हंसे कि बताओ, तो इतने लेट बोला और बोलने के बाद भी जो बोला तो वो बड़ा यूनिक सा पॉइंट बोला। तो ऐसे कर, जी तो अगर आप उन क्वेश्चंस को अटेंशन ही ना दे, तो हम्म आप उसको प्रोसेस को सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है, जो पार्ट आपको सबसे ज्यादा जरूरी है जी उसको हर समय अपने अंदर चलाते रहिए। जितना हम्म ज्यादा आप उस सब्जेक्ट को अपने अंदर चलाएंगे, हर चीज जो भी चल रही है, सामने पिक्चर चल रही है, सड़क पे चल रहे हैं, कोई बात कर रहा है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आए, आप उसे फट से हम्म या तो अपने व्हाट्सएप में नोट्स खोल के उसमें लिख दीजिए, हम्म या फिर कोई पेपर और पेन रखिए पास में, उसमें लिख के वो अपने पास में वो डायरी पर लिखते जाइए। कितने क्वेश्चन आप खुद आंसर कर सकते हैं, कितने हम्म क्वेश्चंस के आंसर मैं दे सकता हूं, कितने हम्म ऐसे क्वेश्चन है जिसके लिए मेरे को भी ये कहना पड़ेगा कि अभी मैडम मैं इसके लिए रेडी नहीं हूं, मैं अपने अंदर की आवाज से पहले से कंफर्म करूंगा क्वेश्चन को, फिर मैं आपको इसका आंसर दूंगा। ऐसे करके जी ये प्रोसेस चलेगा। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ हम्म मुख्य चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फॉर हम्म एग्जाम्पल, हमारा जो भी बेसिक टर्म है उसको जरूर हम्म क्वेश्चन करिए। जैसे हमारी बेसिक टर्म है ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, ये बेसिक टर्म है। हम्म हम इसको अज्यूम करते हैं कि हाँ ये हमें पता है। ये पहला टर्म हो गया। फिर शब्द, ब्रह्म, शक्ति, ये बेसिक टर्म हो गई। हम्म स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, हम्म नपुंसकलिंग।
ये मैंने इसलिए बोला बेसिक, बिकॉज शब्द के अंदर ही प्रक्रिया छिपी हुई है। वो शब्द ही वो क्यों लिया गया। फॉर एग्जाम्पल, हम्म लिंग टर्म है, हम्म, तो हम तो इसको जो है जिनाइटल समझते थे। जब इसको जी। पढ़ा तो इसका मतलब था चिन्ह। चिन्ह का मतलब होता है सिंबल। हम्म तो जब आप इटाइमोलॉजिकली सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, हम्म तब आपको उसके लिटरल मीनिंग्स का डिफरेंस समझ में आता है। हम्म अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज शिवलिंग बचपन से सुना था, हम्म तो जिनाइटल के तौर पे ध्यान जाता था, बट वो शिव का सिंबल था। तो हम्म किसी ने शिव को हम्म डिस्क्राइब करने के लिए उसको जिनाइटल फॉर्म में हाईलाइट कर दिया। मतलब मेरे धर्म के ऊपर आक्रमण करा। मैं इतना भी अनपढ़ नहीं कि किसी चीज को बताने समझाने के लिए मुझे उसमें जिनाइटल दिखाने बताने पड़े। हम्म, बट किसी ने हमारे यहाँ एक टाइम पर ऐसा प्रेशर बनाया कि जी। हमने उसके स्वरूप को ही नहीं जान पाए, उसका मूल स्वरूप से ही डेविएट हो गए। हम्म, जी मैं मेरा पार्ट समझा पाया। जी। जितने भी लोग कथावाचक है, हम्म वो आपको ऊल जलूल बकवास बताएंगे, बट शिव का सिंबल जो है उसका जिनाइटल नहीं हो सकता। हम्म तो जब आप प्रोसेस में देखना शुरू करेंगे, बेसिक बेसिक टर्म उठाइएगा। जितनी भी चीजें आप सोचती हैं कि वो मेरे को 100% पता है, उसी को उठा लीजिएगा। स्टार्टिंग विद योर नेम, हस्बैंड्स नेम, बच्चों के नाम, हम्म माता पिता के नाम, इनका अर्थ क्या है। फिर डिक्शनरी खोलिएगा, देखिएगा कि क्या उसमें कोई डायरेक्ट मीनिंग दे रखा है या नहीं। आपका बेटा हम्म, 10th क्लास में है ना? नहीं, फिफ्थ। फिफ्थ, ओ सॉरी, 10 साल का है ना? हाँ हाँ। 10 साल का है, पांचवा, फिफ्थ क्लास हम्म होगी। फिफ्थ जी। क्लास में हिंदी की जो बुक लगती है, आई डोंट नो हम्म अभी यूएस में क्या है, उसमें हम्म एक शब्द और अर्थ का चैप्टर आता है। हम्म शब्द की टाइप्स होती हैं उसमें। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। ठीक है, तो फिफ्थ की हिंदी की बुक देखेंगे तो शब्द और अर्थ के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसका जी। एक स्ट्रक्चर होगा। हम्म शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मैं बोल रहा हूं तत्सम शब्द मतलब जो संस्कृत से लिया गया हो या हम्म संस्कृत से ट्रांसफॉर्म हुआ हो, हम्म और जो संस्कृत से नहीं लिए गए, किसी और भाषा से लिए गए, वो थर्ड कैटेगरी होती है। मतलब हम्म हिंदी में जो शब्द है वो उर्दू से, अरेबिक से, हम्म इंग्लिश से, ऐसे करके अलग अलग जगह से भी लिए जाते हैं। तो शब्द का कंस्ट्रक्ट आपको पता होना चाहिए। आपको कोई संस्कृत का विद्वान तो बनना नहीं, बट जो जी। आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या हम्म क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं वो तो जानना चाहिए ना। जी। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। मेरा जब मेरे गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं चाहता हूं तू संस्कृत में कुछ करे, तो मैंने कहा अच्छा हम्म ठीक है, पढ़ लेंगे, हमें कौन सी दिक्कत पड़ रही है। तो शब्द जो है हम्म वो धातु से बनता है। धातु रूप होता है एक तरीके से। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है हाँ। शब्द का एक रूट वर्ड होता है। हम्म जब भी आप इंग्लिश पढ़ती हैं तो कैसे पढ़ती हैं? हम्म रूट वर्ड और हम्म, रूट वर्ड की मॉडिफिकेशन, जी। 1 2 3 4 ऐसे करके ही तो बनता है ना। जी। तो रूट वर्ड का ओरिजिन क्या है, ये पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता। विद धातु से, विद धातु से हम्म वेद टर्म आई है। विद धातु क्या है वो पूछिए। हाँ जी। विद धातु से विद्या टर्म आई है। विद हम्म धातु से
क्या कहते हैं वो। वेदांत। हम्म। मैं बोल गई वेदांत। वेदांत मतलब जो। मतलब ये तो वेद और अंत दो टर्म को ले लिया गया ना। एंड हाँ ऑफ द हाँ। डे विद धातु से प्रयोग होने वाले हम्म फंडामेंटल टर्म्स कौन कौन से थे। तो जब आप हम्म वेद की बात करते हैं तो आपको विद धातु तो पता होनी चाहिए। जब आप विद्या की बात करते हैं, विद्या विद्या कैसे लिखा जाता है, विद, हम्म या हम्म, ऐसे ही लिखेंगे ना। जी। तो हमारे यहाँ रूट वर्ड जो है वो हम्म ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, उसका ओरिजिन क्या था। भाषा जो है वो शब्द से बनी है, हम्म, लेकिन जी। शब्द जो है वो धातु से बना है। धातु क्रिया शब्द होता है एक तरीके से। जब पढ़ेंगे तो इस वाले पार्ट को, संस्कृत वाले पार्ट में मैं ये चीजें हाईलाइट करता हूँ। जब हमारा हम्म, जो सिलेबस है आप उसको देखेंगे, 1 ईयर वाला ठीक है। सिलेबस, उसमें जो हम्म संस्कृत है उसमें मैं बेसिक्स पे बात करता हूँ। मैं आपको संस्कृत पढ़ाने रटाने की बात नहीं करता। जब आपके जी। सामने कोई संस्कृत का श्लोक आए तो आपको हम्म उसमें कौन कौन से पार्ट को टच करना है, ये हम्म आपको देखकर समझ में आना चाहिए। देखकर कब समझ में आएगा, जब आपको शब्द का वर्ड कंस्ट्रक्ट, द करेक्ट टर्म इज, हिंदी में उसको वर्ड कंस्ट्रक्ट ढूंढिएगा। वन वर्ड कंस्ट्रक्ट होता क्या है। हम्म, तो जब जी। आपको शब्द पता होगा तो शब्द के कॉम्बिनेशन को ही तो श्लोक बोलेंगे ना, या मंत्र बोलेंगे। हम्म, जी। तो वो शब्द का उत्पत्ति कहाँ से है? अब जैसे महामृत्युंजय का मंत्र है, त्र्यंबकम हम्म यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम। आप किसी भी गधे से गधे व्यक्ति को मिलिए, वो बताएगा ये सुगंध होती है, जब वो पास में आ जाती है तो वो जीवन में सुगंध फैल जाती है। हम्म ऐसी बात करेगा वो। क्यों? क्योंकि वो वहां पर लिटरल वर्ड का मीनिंग देख रहा है। जितने भी मंत्र हैं वो पुराने बने हुए हैं, 2-5 हजार साल पुराने हैं। जब आज व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करके आपकी लैंग्वेज भ्रष्ट हो गई तो 5 हजार साल पहले कोई और चीज नहीं होगी। तो हम्म 5 हजार साल पहले जो ग्रामर थी वो क्या थी। हम्म हम्म तो जब 5 हजार साल पहले की ग्रामर नहीं पता तो वर्ड कंस्ट्रक्ट का नियम कहाँ से पता चलेगा। इसमें टर्म आती है निरुक्त। निरुक्त कहते हैं ओरिजिनल इटाइमोलॉजी को। अब संस्कृत में वर्ड जी। कंस्ट्रक्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसकी कौन सी हम्म धातु थी, उस धातु का क्या अर्थ था, वो एक हम्म फंडामेंटल डोमेन थी। तो जब मैं हम्म फंडामेंटल डोमेन को ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे वेरिएशन पता चलेगा। हम्म, अब जी। मैं इसका मजेदार एग्जांपल देता हूं आपको। टर्म क्या लिखी है मैंने, लक्ष्मी। इसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा। हम्म, एक अंग्रेज लक्ष्मी प्रोनाउंस नहीं कर सकता तो वो कैसे बोलेगा, लक्ष्मी, ऐसे ही बोलेगा ना। जी। आपकी टर्म कौन सी बनी, एक ब्रांड है ये। जब आप लक्ष्मी। लैक्मे गूगल करेंगी तो आपको हम्म पता चलेगा कि टाटा ने जब कॉस्मेटिक्स की कंपनी खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी के ऊपर लैक्मे रखा था, हम्म हम्म, कि हर लड़की जो है इस कॉस्मेटिक को यूज करके लक्ष्मी जैसी बन जाएगी। दैट वाज द इंटेंशन। जी। पर क्या आप लैक्मे यूज करते हुए ये सोचते हैं कि हाँ भाई इसका ये मतलब होगा। बट आप गूगल करेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ वही मतलब निकल कर आएगा। जी। तो शब्द को ढूंढना, उसके ओरिजिन को ढूंढना इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मुझे मंत्र जानना है तो मुझे उसके हम्म सोर्स कोड को देखना पड़ेगा। जी। सोर्स कोड को देखूंगा तो एक एक शब्द या एक एक रूट वर्ड से क्या क्या चीजें निकल रही हैं। हम्म आप इस समय वो उसको करिए, महामृत्युंजय मंत्र को गूगल करिए जरा और उसका मीनिंग देखिए।
एक सेकंड में मैं मेरी बात प्रूव कर दूंगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है, हम तीन नेत्रों वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान हम्म। शिव हमें मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान करें। भगवान शिव हमें अमरता प्रदान करें। जैसे पका हुआ खीरा अपनी बेल से आसानी से अलग हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। त्र्यंबकम त्रिनेत्रों वाला यजामहे, हम पूजते हैं, सम्मान करते हैं। सुगंधिम, मीठी महक वाला। सुगंधित जी। वर्धनम, वह जो पोषण करता है, शक्ति देता है। उर्वारुक जी। ककड़ी, बंधनात्र, हम्म। वास्तव में समाप्ति से अधिक लंबी। मुक्षीय, हमें हम्म। स्वतंत्र करे, मुक्ति दे। अमृतात, हम्म। अमरता और मोक्ष। जी। मतलब हम्म। आप जो है ककड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। ये हम्म। आपके मंत्र का अर्थ ही नहीं है। तो जब मैंने इसको देखा था तब हम्म। ये टर्म त्रयंबक नहीं थी, त्रयंबकशम था। हम्म। यजामहे नहीं थी, यज्ञामहे था। ज और ज्ञ में कितना फर्क है। जी। तो हम्म। किसी ने हमारे धर्म ग्रंथ के चीजों में ऐसे ऐसे चेंज कर दिए। तो जब मैंने वो चेंजेस को देखा, उसके वर्ड के मीनिंग को समझा, मैंने कहा यार ये जी। क्या बकवास है। मैं मतलब मेरे घर में कोई मरने को हो जाए तो मैं उसके लिए महामृत्युंजय का जाप बिठाता हूँ। अब वो ककड़ी हम्म। वाली कहानी मैं अपने दिमाग में बता रहा हूँ सबको, कि जैसे ककड़ी अपने आप अलग हो जाती है वैसे। इट्स ऑल रबिश। किसी ने मेरी हर चीज के साथ छेड़छाड़ करी है, हर देवी देवता के साथ, हर एक मंत्र के साथ। छोटे से छोटे मंत्र को जब आप वापस ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान तो तब हम्म। जाएगा जब आप संस्कृत में उसका शब्द और अर्थ की प्रक्रिया को देखेंगे। तो जब मैंने शब्दों के अर्थ को डिक्शनरी में ही नहीं ढूंढा, और मेरे पास दुनिया की सारी डिक्शनरी हैं, हम्म। पुरानी संस्कृत की पुरानी से पुरानी डिक्शनरी भी मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाली, लोगों से पूछा, पता ही नहीं। तो मैं मेरे धर्म से जब दूर हो जाऊंगा, हम्म। अब मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा धर्म तो शिक्षा लेना और शिक्षा देना। जी। तो मैं मेरे अपने धर्म को कैसे पूरा कर पाऊं अगर मैं आधी अधूरी शिक्षा लूंगा, या जो अंग्रेज मुझे पढ़ा रहे हैं वो वाली शिक्षा लूंगा, तो क्या मैं अपने देश के लोगों को शिक्षावान बना पाऊंगा। पर जब मैं अपने धर्म के ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड हूंगा, तो मैं खुद भी चमत्कार करूंगा और दूसरों से भी चमत्कार करवाने की क्षमता को जागृत कर दूंगा। जी। आज से ठीक एक साल बाद, मतलब अगले साल होली के टाइम तक, हम्म। आपके अंदर हीलिंग की फिनोमिनल कैपेबिलिटीज जागृत हो जाएंगी। आप किसी भी व्यक्ति की हीलिंग कर सकती हैं। जब ये पावर्स आपके भीतर जागृत हो जाएंगी कंप्लीटली, तब आप हम्म। दूसरे व्यक्ति को सिखाएंगी। हम्म। तो अगर कल को मैं मर भी जाता हूं, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको समझा दिया ना। मैं मर गया तो जी। वो आपके अंदर जागृत हो गया, आप कर रहे हो, आप चले गए कोई और अंदर। सोसाइटी में नॉलेज खत्म नहीं होगी। और मैं कम से हम्म। कम 150-200 लोगों को सिखा चुका, और कम से कम 2-2,500 लोग मेरे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं। मेरा जी। रिपीट वीडियो इज मोर देन 350। मतलब कि अगर मेरे हम्म। 2100 लोग सब्सक्राइबर हैं, तो साढ़े हम्म। तीन सौ लोग रिपीटेडली मेरा वीडियो देख रहे हैं। जी। तो मोटा हम्म। मोटा पार्ट ये है कि मैंने एक नॉलेज को खत्म नहीं होने दिया। ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, कि अगर मेरे गुरुजी और जितने भी लोग, जितनी भी शक्तियां मुझे हम्म। जागृत कर रही थी, तो वो जागृत हम्म। इसलिए कर रही थी ताकि मैं इस पूरे पार्ट को दुनिया तक पहुंचा सकूं। जी। और जब जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसकी बीमारी आप रिवर्स नहीं कर सकते यूजिंग एलोपैथी, आपने उसे जी। रिवर्स कर दिया।
आपको पैसा कमाने के लिए काम करना है, फ्री के लिए काम करना है, ये तो आपका डिसीजन होगा, उसमें हमारा कोई रोल प्ले नहीं होता। बट आपके पास जी। पावर तो आ गई। हम्म। ऐसे ही आपको दूसरों के अंदर ये पावर लानी है। तो हम्म। डिवाइन नॉलेज को गेन करने के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी होता है। जी। तो वो परपीचुअली ग्रो होती जाती है। हम्म। और वही प्रिंसिपल जो कुंफू पांडा वाला, पहले खुद को हम्म। जानो, फिर अंदर से हम्म। शांत हो, और फिर ट्रेन द ट्रेनर। 3 स्टेप हम्म। में उसने पूरी कहानी बता दी। जी। चौथा पार्टी बिल्कुल फालतू का था, जब ये नेटफ्लिक्स पे आया तो मैंने कहा ये तो बेकार है बिल्कुल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज, हम्म। आपको अपने अंदर कुछ चेंज करना पड़ेगा। जी। हर चीज को छोटे बच्चे की तरीके से क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी। जब आप उस प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर लेंगे, जी। अब ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। जी। ये ब्रॉडर पार्ट हो गया। अब आते हैं हम मंत्र को जानने के लिए। आपको मंत्र योग टर्म पता होनी चाहिए। उसके 16 वेरिएंट कौन कौन से, वो मैंने व्हाट्सएप पे शेयर हम्म। कर दिया। ठीक है। हम्म। ये डिटेल में हाँ। जब हमारा टाइम आएगा तब डिस्कस करेंगे। मैं ब्रॉडर चीजें बता रहा हूँ, सो दैट कि हम्म। करिकुलम जो है वो किस तरह से बंधा हुआ है। हम्म। करिकुलम मैंने आपको मंथ वाइज दे दिया, हाँ। है जी। ना। अब हाँ। उसमें जब मंत्र योग आएगा तो मंत्र योग पहले पार्ट, दूसरा पार्ट, उसका पढ़ना, वो हम्म। सिलेबस के अप्रोच हो गई। हम्म। मंत्र योग के अंदर 16 वेरिएंट है। तो अब हमारा जब हम्म। सिलेबस चलेगा तो अब उसमें कितना हम्म। कब पढ़ना है वो तो पार्ट हो जाएगा। ब्रॉडर वे हम्म। में उसकी वैल्यू क्या है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं। हम्म। मंत्र योग का मतलब जो है वो मंत्र का इंटीग्रेशन है। हम्म। और मंत्र का इंटीग्रेशन विचार का इंटीग्रेशन है। हम्म। मंत्र क्योंकि विचार होता है। टीचर। तो सारी दुनिया के जितने भी विचार हैं वो कौन से पॉइंट पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं? बोले जी वो तो ईश्वर पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कौन किसको हम्म। ईश्वर मानता है वो डेफिनेशन अलग हो गई, वो डेफिनेशन का पार्ट हो गया। हम्म। बट मंत्र का मतलब ही ईश्वर है। अब ईश्वर कौन है? रचयिता, हम्म। क्रिएटर। हम्म। किसका क्रिएटर? बोले जी जो हमारे सबके सामने है वो है यूनिवर्स। हम्म। जो यूनिवर्स का भी क्रिएटर हो। ठीक है ना। तो मंत्र हम्म। योग जब आप सारे उसके वेरिएंट समझ लें तो क्या वो इस प्रकार से कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, ये प्रैक्टिकल पार्ट हो गया। हम्म। फिर आता है औषधि। औषधि किसे कहते हैं? मेडिसिन। मेडिसिन। मेडिसिन किसको कहते हैं? heal the disease. डिजीज को जो सॉल्व करता है। बट एलोपैथी कभी भी डिजीज को सॉल्व नहीं करता, वो डिजीज को मैनेज करता है। तो यहां से आपको गैप पता चलना शुरू हो जाएगा। अब औषधि को आयुर्वेद में क्या कहते हैं? इंटरेस्टिंग डेफिनेशन तभी पता चलती है जब आप एक एक चीज के वर्ड मीनिंग को ढूंढना शुरू करोगे, तो इंटरेस्टिंग हम्म। पार्ट पता चले। औषधि 3 पार्ट में बटी है। औ श थी। औ कहते हैं आकर्षण, श कहते हैं विशेषता या विशेष उत्पत्ति, और धी कहते हैं धारणा शक्ति।
जिसके अंदर एक, हम्म। दो और तीन, ये तीनों कैपेबिलिटीज हों, हम्म। उसको औषधि कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्शन और रिलेशनशिप, ये हमारे नौ द्रव्य, मतलब जो कुछ भी प्रकट है, वो इस हम्म। प्रकार से इन चार पार्ट में बटा हुआ है। जिस अब जो भी कुछ प्रकट है, उसके हम्म। अंदर आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, हम्म। धारणा मतलब जो रोकता है, विशेषता या मतलब। विशेष उत्पत्ति। तो जो अपने भीतर विशेषता या विशेष उत्पत्ति को आकर्षित करके अपने भीतर धारण करता है, उसको हम्म। औषधि कहते हैं। हम्म। ठीक है जी। हम्म। इस आधार पे औषधि तीन प्रकार की मानी गई: दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, सत्वा वजह। दैव व्यपाश्रय मतलब आत्मा का आश्रय लेना। हम्म। युक्ति का व्यपाश्रय मतलब जब किसी युक्ति, आइडिया, हम्म। उसका आश्रय लेना। सत्ता हम्म। वजह इज प्योरिटी ऑफ थॉट्स। ये तीनों को मेडिसिन कहा गया। आत्मा को मेडिसिन कहा गया, युक्ति को। और जिस प्रकार से ये मैंने पढ़ा है ना, ये अगर आयुर्वेद वाले उसको पढ़ा देते तो मेरे से हम्म। पहले वो ये सब्जेक्ट खोज लेते। हम्म। पर वो किसी भी आयुर्वेद वाले से पूछेंगे दैव पाशर्य चिकित्सा क्या होती है, बोले जी सुना तो बहुत है, पता नहीं है। ये मैं वास्तु स्थिति बता रहा हूँ अपने देश की, जहां पर के आयुर्वेद का जन्म हुआ। हम्म। तो जो पूरा प्रोसेस है, उसमें औषधि क्या होती है हम्म। और वो दैव विपाश्रय चिकित्सा कैसे होती है। अब दैव विपाश्रय चिकित्सा में 16 एलिमेंट होते हैं। युक्ति विपाश्रय चिकित्सा में दो या तीन एलिमेंट होते हैं। सत्वावजय चिकित्सा में एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है। तो जब आप, एलिमेंट। सर एलिमेंट मतलब उसका। एलिमेंट मतलब उसके 16 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हम्म। पार्ट को आप क्या अच्छा। चीज कहते हैं, कि उसका क्या कनेक्शन है, उसी जी। को तो इवेलुएट करने के लिए हम ये कोर्स बना रहे हैं ना। हम्म। हमारा कोर ऑब्जेक्टिव मंत्र चिकित्सा को जानना है। लेकिन मंत्र चिकित्सा ब्रॉडर पिक्चर में कहाँ कहाँ फिट होती है, ये भी हम्म। तो जानना होगा ना। हम्म। इसको बेस टर्म में अगर लेकर चलें तो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा का मतलब होता है कौन सी औषधि। आप बीमार हैं जी, कौन सी आपकी बीमारी में औषधि काम करेगी। वो मल्टीपल ऑप्शंस है। वो कितनी ऑप्शंस हैं, वो 16 टाइप की ऑप्शंस है। आउट ऑफ दी 16 एक लेंगे, दो लेंगे, पांच लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इधर बीमार पड़े तुरंत ठीक हो जाए। हम्म। अब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को रावण और उसके हम्म। बेटे ने शक्ति मारी, वो फट से हम्म। लौट गए। हम्म। सबने कहा ये तो मर गए। रावण के यहाँ उत्साह और मतलब वो सबका वो बढ़ गया। हनुमान जी ने कहा कि भाई ये वाली औषधि से ये ठीक हो जाएंगे। हम्म। औषधि दी, तुरंत ठीक हो गए। कोई आजकल हम्म। की तरह वो थोड़ी है कि 15 दिन, एक महीना, हम्म। 5 महीना। मैं मेरी बात समझा पाया। जी। औषधि लगाई, तुरंत ठीक हो गए। ये हम्म। आयुर्वेद की विशेषता थी। हमारे यहाँ किसी भी बेवकूफ से पूछ लो आपकी, भाई दवाई देते ही ठीक हो जाते हैं, कोई ऐसी है दवाई? तो आयुर्वेद को
एलोपैथिक प्रोसेस में एक झूठी प्रक्रिया से जागृत करा हर व्यक्ति को, अरे डायबिटीज हो गई तो आप तो अब ठीक हो ही नहीं सकते। भाई जिस देश में मरकर जिंदा करने की औषधियां होती थी, उस देश में आप डायबिटीज भी नहीं ठीक कर रहे। आप सोचो कि हमने मार्स पे अपना यान पहुंचा दिया। मार्स कितनी दूर है? हमने एक यान ऐसा बनाया जो वो रास्ते से होते हुए वहां पहुंच गया और वहां पर भी स्टडी कर रहा है। जी। हमने टेलीस्कोप बनाया कि वो कई लाइट ईयर्स दूर तक का देख के हमें बता रहा है। हम्म। हमने सारी चीजें बनाई, लेकिन कभी भी हमने वो डिवाइस नहीं बनाई जो डायबिटीज को बिना ब्लड सैंपल के चेक करे, सिर्फ एक मोबाइल फोन पर से पता चल जाए कि हमारे को क्या कितनी डायबिटीज है। केवल इतना सा कि भाई ब्लड में कितनी शुगर है, इसको नापने की प्रक्रिया जो है, उसकी डिवाइस पूरी दुनिया में किसी से नहीं बन रही। आपका टेक्नोलॉजी पढ़ने का तो रीजन ही ये होना चाहिए ना। आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के हो ना। जी। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, पर आप वो वाली डिवाइस क्यों नहीं बना रहे? इसलिए टेक्नोलॉजिस्ट का होना जरूरी है, बिकॉज बिजनेस को ब्रेक करना पड़ेगा। आपको आपके मोबाइल फोन से ही पता चलना चाहिए आपका शुगर लेवल कितना है, आपको किसी और चीज पे जाना ही नहीं चाहिए। बट आप वो डिवाइसेस नहीं बना रहे जिससे लोगों की लाइफ बेटर हो। वो मार्स में धक्के खाने के लिए क्यों जा रहे हो भाई? और करोड़ों अरबों रुपए इस बात पे खर्च कर रहे हो। ट्रम्प की पूरी फंडिंग इसी बात के ऊपर आई। लोग भूख से मर रहे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, हर जगह युद्ध हो रहे हैं, लोग एक दूसरे के पास पैसे देख के उसे लूट रहे हैं, कोई सुनने वाला बताने वाला नहीं है। ऐसे इकोसिस्टम में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन चीजों को जनरेट करने की है जो चीजें पूरे प्रोसेस को, लोगों की लाइफ को बेटर करे। जी। आपने 80 करोड़ लोगों को ग्लोबली बोल दिया कि इनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन है, इन्हें तो 1.5-2 हजार रुपए महीने की दवाई खानी ही पड़ेगी। क्यों खानी पड़ेगी? और बोले वो तो पूरी जिंदगी खानी पड़ती है। क्यों खानी पड़ती है? किसी को इंसुलिन बेचना है? जब जो चीज शरीर के अंदर पैदा होके काम कर सकती है, उसके लिए वो कोई चीज करने की क्या जरूरत है? बट नो, वी आर नॉट बॉदर्ड। तो साइंटिफिक इनोवेशन को जागृत करने के लिए आपको अपने भीतर ही एक साइंटिस्ट को जनरेट करना पड़ेगा, खुद ही उस टेक्नोलॉजी को टेकअप करना पड़ेगा। जब आप उस प्रकार से उस पे काम करेंगे, तब आप बताएंगे लोगों को कि मैंने ये इसलिए करा बिकॉज लाइफ चेंज नहीं हो रही है। बच्चे स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं। कृष्ण के टाइम पर बच्चे हाथी को भी सूंड से उठा के फेंक के मारते थे, इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ थी। आज इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि 100 मीटर की रेस दौड़ लें और बिना हाफ भी ना चढ़े। हाथी को फेंक के मारना तो बहुत दूर है, 2 किलो का बाट नहीं फेंक के मार पा रहे। तो अगर मुझे अपनी लाइफ और अपने फ्यूचर यानी अपने बच्चों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, तो मुझे आज कुछ करके दिखाना पड़ेगा। मैं मेरा ऑब्जेक्टिव समझा पाया? जी। और सीरियस ऑब्जेक्टिव है कोई, मैं कोई मजाक करने के तौर पे नहीं ये वाली बात कर रहा। मुझे कल को चेंज करना है क्योंकि मुझे आज इनसिक्योर्ड फ्यूचर दिख रहा है। जैसे किसी ने रातों रात रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करके बम हम्म। मारकर पूरा देश ही खत्म कर दिया। इमेजिन करिए, थोड़ी देर पहले आपने एक मकान के लिए लोन लिया और उस लोन के बाद आपने एक घर बनाया, और फिर उस घर के ऊपर किसी ने बम मार के सारा खत्म कर दिया। वो लोन आपके ऊपर से खत्म नहीं होगा।
आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? तो पूरे प्रोसेस में कभी भी कोई भी किसी की लाइफ को किसी भी सेकंड डिस्टर्ब कर सकता है। जी। आपको अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो आपको खुद ही वो मीन्स जागृत करने पड़ेंगे जिससे आप सुरक्षित रहें। हम्म। हम किसी के घर में जाके थोड़ी कोई चीज कर रहे हैं कि भाई, बट कोई हमारे घर में आके जाके चीज कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो ये एक बड़ा सीरियस इवेंट है। उस सीरियस इवेंट को रिजॉल्व करने के लिए ही ये सब्जेक्ट को इन्वोक करने की बात आई। हम्म। तो जब हम अपने सिलेबस को फॉलो करेंगे तो हम्म। हमारे को 16 प्रकार जो दैवपाश्रय चिकित्सा में दे रखे हैं। हम्म। दैवपाश्रय चिकित्सा का मतलब हो गया औषधि में आत्मा। अब आत्मा कहाँ कहाँ पर है उसके 16 वेरिएंट बताए गए हैं। जी। दूसरा चीज हो गया युक्ति व्यपाश्रय। युक्ति मतलब आपके हम्म। पास में मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं। हम्म। कौन से कॉम्बिनेशन को आपने चूज करना है, हम्म। कितने टाइम तक के लिए चूज करना है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो आपका नाम क्या है? चिन्मय। ऐसे करके मैं आपके नाम को लिखता हूं। जी। अगर मैं ये ऐसे लिख दूं हम्म। तो क्या इसका सेम मीनिंग होगा? हम्म। नहीं होना तो नहीं था। पहली चीज। तो यहां पर क्या चीज रिफ्लेक्ट हो रही है? ऑर्डर। कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा उसका ऑर्डर हम्म। किसको हम्म। क्रिएट कर रहा है? मीनिंग को ऑल्टर कर रहा है। हम्म। सो ऑर्डर इज ऑल्टरिंग द मीनिंग। दूसरा, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, मात्रा चेंज कर दूं। यहां पे ई की मात्रा थी, यहां पर नहीं थी, यहां पर थी। अब हम्म। मैंने यहां से मात्रा हटा दी, यहां से हटा दी और यहां पर जोड़ दी। क्या हम्म। इसका मीनिंग सेम होगा? हम्म। तो क्वांटिटी मतलब मात्रा। हम्म। तो क्वांटिटी impacts द ऑर्डर। ओ सॉरी, क्वांटिटी impacts द मीनिंग। यही मतलब बैठा ना इसका। जी। तो जब मैं इस पूरे प्रोसेस को स्टडी कर रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि हम्म। एक ऑर्डर और हम्म। एक क्वांटिटी हम्म। मुझे हीलिंग करनी है। हम्म। कितने बार करनी है, हम्म। किस तरीके से करनी है, हम्म। ये युक्ति हम्म। व्यपाश्रय चिकित्सा का पार्ट है। कौन सा हम्म। विचार मुझे रोगी बना रहा है, हम्म। उस यूनिक विचार को ढूंढना इस सत्वा वजह। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। जी। जब आप सब्जेक्ट को देखते हैं तो जी। आपको ये पता हो कि आपको यही सब्जेक्ट यही हेडिंग्स क्यों पढ़नी है। हम्म। जी। तो जब मैं क्लासेस शुरू करूंगा तो मैं उसके तौर पे ये पूरे हम्म। प्रोसेस को। अब इस प्रोसेस के बाद में आती है रोग। हम्म। कितने प्रकार के रोग होते हैं? मानसिक रोग। अब हमारी ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और कॉजल बॉडी है, तो रोग भी तो इन्हीं डोमेन के ही होंगे ना। जी। हम्म। तो शारीरिक, मानसिक और कॉजल बॉडी डिजाइन के रोग। तो जितने भी ऑटिज्म, मेंटल हेल्थ जो है, ये हम्म। एक्चुअली डिजाइन की प्रॉब्लम है। जी।
किसी व्यक्ति को मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम है तो वो उसकी हम्म प्रॉब्लम नहीं है। हम्म उसकी प्रॉब्लम उसके सोर्स कोड से जुड़ी हुई है, उसके पेरेंट्स के अंदर कोई बिहेवियर पैटर्न होगा। अब कोई चीज अगर पेरेंट्स के बिहेवियर पैटर्न में है तो मैं उसे रिवर्स कैसे करूंगा? हम्म हम्म तो उसके लिए मैंने गर्भिणी मेडिटेशन बनाया। तो जब आप मेरे यूट्यूब हम्म, चैनल पे जाएंगे तो वहां पे गर्भिणी मेडिटेशन की पूरी सीरीज दे जी रखी है। उसका जी ऑब्जेक्टिव उन बीमारियों को, उन प्रक्रियाओं को ठीक करने का है जो मैंने मेरी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर दी। जी। हम्म हम्म तो जब आप सीरियस डिसऑर्डर देखते हैं तो वो सीरियस हम्म डिसऑर्डर को भी रिवर्स करने का प्रोसेस है। मुझे कैसे पता चला? मैं तो हम्म कोई डॉक्टर हूं नहीं। मैंने पढ़ी अष्टावक्र की कहानी। अष्टावक्र कौन था? बोले जी, जिसके 8 तरफ से शरीर जो है वो आड़ा तिरछा था। हम्म उसके पिताजी ने मंत्र पढ़ के उस पे जल छिड़का, उसके 8 तरफ के विकार खत्म हो गए, वो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बींग बन गया। हम्म, जी इसका मतलब हमारे देश में हर प्रकार की बीमारी को ठीक करने की प्रक्रिया थी। हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। विच डजेंट मैटर मीन्स कि मैं हर काम कर सकता हूं, नहीं। हो सकता है कुछ काम आप ही करने आए हो। इस समय अगर आपको एलोपैथी की बैकबोन तोड़नी है, आप सिर्फ कैंसर को ठीक करने की कैपेबिलिटी जनरेट कर लो, एलोपैथी की पूरी बैकबोन खत्म हो जाती है। मैंने हर वो रोग जिसको कि एलोपैथिक प्रोसेस ठीक नहीं कर सकता, मैंने अपनी एनर्जी वहां पे लगाई। हम्म, हम्म, तो वही चीज आपको आपके भीतर जागृत करनी पड़ेगी। मैं मेरा पर्पस समझा पा रहा हूं ना? मतलब जी जी ऐसा मत समझिएगा कि ये 1-2 महीने का क्लासेस करने के बाद एक पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया। इट इज जस्ट द सीड जो अंदर गई है, अभी तो पूरा पार्ट बाकी है पढ़ना। तो जब आप सिलेबस को एक एक करके स्टडी करेंगे तब आपको वो डीपर मीनिंग समझ में आएगा कि अच्छा, ये सिलेबस इस आधार पे बना। हम्म ठीक है ना? हम्म तो बस आज का ये यहीं पर ही वो करते हैं। फिर हम डिटेल एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले सिलेबस में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, और एक मैं जी आपको जो है अभी, एक सेकंड, एक मैं आपको ना कुछ पीपीटी शेयर कर रहा हूँ।
अब ये मैंने आपको जो है पूरा जो सब्जेक्ट है जिसकी हम क्लासेस करेंगे जी। उसकी पीपीटीज और वीडियोस शेयर करें। ये आप अपने लैपटॉप के ऊपर व्हाट्सएप जो है उसको जब खोलेंगे तो हम्म। ये सारी की सारी फोटो मतलब पीपीटीज, एक्सेल फाइल्स, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये सब आप अपने पास में डाउनलोड कर लेंगे। तो जब हम अभी तो हम ब्रॉडली एक- सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे, फिर सिलेबस जी। का जो टॉपिक है उसके लिए एक रेलेवेंट पीपीटी है और एक वीडियो है। कुछ तो मतलब ऐसे नहीं आया है व्हाट्सएप पे। वो चल रहा है, वो बहुत सारी फाइल डाली है ना, तो धीरे धीरे डाउनलोड होगी। जी। एक दो तो आनी शुरू भी हो गई होगी शायद। मैंने अपने लैपटॉप से ही भेजी है, तो वो डाउनलोडिंग और उसमें जो है ना, उसमें जी। थोड़ा टाइम लगता है। बट इसको आप, तो हमने क्या करा, हम्म। टॉपिक लिया, टॉपिक को उसका सिलेबस डिफाइन करा, उसका हम्म। सिलेबस डिफाइन करने के बाद उस पूरे कंटेंट को जो है वो हमने पीपीटी की फॉर्म में डाल दिया। सो एक राइटअप हो गया, एक पीपीटी हो गया। हम्म। अब जी। मान लीजिए जैसे मैंने कंटेंट बनाया डिजीजेस के ऊपर, हम्म। तो जो पीपीटी थी उसको फिर फाइनली, अब वो 150-200 पेज की पीपीटी हो गई, तो वो जी। पीपीटी को मैंने एक वीडियो की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, हम्म। सो दैट कि जी। जब हम काम करें तो आपको क्या काम करना है वो डिफाइंड हो। हम्म। पीपीटी ऑलरेडी बनी जी। हुई है, आपसे पीपीटी बनवाना ऑप्शन नहीं है। जी। आपको उसको प्रैक्टिकली कितना मॉडिफाई कर सकते हैं वो आपसे एक्सपेक्टेशन है। मैं जितना हम्म। काम कर सकता था और जितना अगले 1 साल में करूंगा, मैंने वो वाला पार्ट काम करने के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर दिया। हम्म। सिलेबस बनाना इस सब्जेक्ट का बहुत मुश्किल काम था। सो मैंने बैठ के धीरे धीरे करके पहले 1 महीने का सिलेबस बनाया, फिर 2 महीने का, फिर 1 साल का, फिर 2 साल का, फिर 4 साल का। ऐसे हम्म। करके मैंने एमबीबीएस, एमडी, डीएम
के तौर पे जितना सिलेबस बैठता है, उस पूरे जी सिलेबस को आइडेंटिफाई करा पहले स्ट्रक्चरली, और फिर उसमें से कितना मेरे एक मंत्र चिकित्सक को पढ़कर आना चाहिए, वो वाला पार्ट जी डिफाइन कर लिया। हम्म अब आपको आने वाले एक साल में कितने रिसर्च पेपर लिखने हैं, कितना स्टडी करना है, हम्म साइकोमेट्रिक एनालिसिस क्या क्या करना है, सो उससे रिलेटेड चीजों को मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया। जी अब ये जैसे जैसे जो है ये आपके पास में मटेरियल आता जाएगा, जी आपको ये पता रहेगा कि हाँ ये पूरा प्रोसेस जो है ये किस तरह से काम कर रहा है। हाँ, ये सारी डाउनलोडिंग मैंने चला दी है, बस पहुंचने ही शुरू होने ही वाली है आपके पास में। जी 30-40 पीपीटीज, 30-40 वीडियोज हैं, हम्म तो हम अगले एक साल के तौर पे इसमें लेकर चलेंगे। जो इस सब्जेक्ट की ब्यूटी है वो क्या है कि आप दुनिया की किसी भी नॉलेज प्रोसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। हम्म मान लीजिए आपको एक्यूप्रेशर नहीं आता, हम्म एक्यूपंक्चर नहीं पता, तो हम्म एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन सी जगह पर प्रेस करना है, कौन सी जगह पर प्रिक करना है। हम्म हम्म तो उसका जो कोर थ्योरी है कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, जी वो आपको हमारे मटेरियल से पता चल जाएगा। हम्म तो जी आप किसी भी चीज को अगर आइडेंटिफाई करेंगे, उसका सोर्स कोड इस मटेरियल के अंदर होगा, भले ही चाहे आप क्वांटम टेक्नोलॉजीज पे ही सोचना शुरू कर दीजिए, उसका भी सोर्स हम्म कोड यहीं से मिलेगा। जी हम्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स हैं, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स के क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, वो भी उसका भी सोर्स कोड यहाँ से मिल जाएगा। आपको आपकी जर्नी डिफाइन करनी है, आप क्या करना चाहते हो। मैं हम्म मेरी बात समझा पाया, मतलब हम्म पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है। अब मैंने एक बार 12-15 साल लगाए तो सिर्फ ये झाड़ हम्म, फूंक करने के हिसाब से नहीं बनाया। जी मैंने बनाया इसको क्योंकि मेरे गुरुजी की इच्छा थी कि मैं चाहता हूं कि तू एक लॉस्ट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन हेल्थ एंड लॉस साइंसेस बनाए। हमारी लॉस साइंसेस कौन कौन सी थी, हम्म हेल्थ पे रिसर्च कर, क्योंकि हेल्थ हमारा फर्स्ट वो है डोमेन। हम्म हम्म तो मैंने उस आधार पर इसको पूरा क्रिएट करा। मैं मेरी बात समझा पाया। जी तो जब हम काम करते हैं तो काम करते करते हमारे क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर मेरे गुरुजी यूनिक थे, मेरे टीचर्स यूनिक थे, मुझे एक यूनिक सोमरस खिलाया गया, मुझे एक जी यूनिक कंडीशंस में डेवलप करा गया, तो जी मुझे काम तो यूनिक करना चाहिए ना। जी अब आपका, अब यहां से मेरी जर्नी खत्म हो गई, मतलब मेरी जर्नी का पार्ट यहीं तक आता था कि मैं पूरे प्रोसेस को एक स्ट्रक्चर दे पाऊं। हम्म अदरवाइज मेरे गुरुजी को क्या जरूरत थी अपनी लाइब्रेरी के पैसे मेरे ऊपर बर्बाद करने की, पर वो उन्होंने सारे बर्बाद करे क्योंकि उनको कुछ पता था, उन्होंने वो हम्म उसके तौर पे करा। तो मैंने मेरा काम कर दिया। अब मेरे काम हम्म के बाद मेरा तीसरा रोल कौन सा है, ट्रेन द ट्रेनर। तो हम्म मुझे दुनिया भर में जितने भी लोग ट्रेनर्स के तौर पर फ्यूचर में इमर्ज होंगे उनसे कनेक्ट करना है और उनको सब्जेक्ट सिखाना है। जी मेरे सिखाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो जैसे मेरे गुरुजी ने मेरे को डेवलप करा, मैं उससे भी बेटर तरह से आप लोगों को डेवलप कर पाऊं। हम्म जी तो प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने का पार्ट मैंने क्रिएट कर दिया। अब उसको चारों तरफ दुनिया में फैलाना है, पर हम्म आपकी मेहनत आप ही डिफाइन करोगे। हम्म जी ठीक है ना। मैंने उसको एमबीबीएस के करिकुलम को पूरा मैप करके उसकी पीपीटीज बना के वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया। जी अब इस पूरे प्रोसेस में आप कितना टाइम लगाते हैं, कैसे कैसे लगाते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा।